तो अब ना हम फेडरलिज्म के टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ फेडरलिज्म होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे फेडरलिज्म के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम बाद में लिख लेते हैं हेडिंग, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अभी हमने बात की थी कि फेडरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई सारी बातों पर डिपेंड करता है। उसमें हमने क्लियरली ये टॉपिक पे क्लियरली डिस्कशन किया था कि जो फेडरलिज्म होता है वो इंडिपेंडेंटली कई सारी बातों पर डिपेंड कर रहा होता है और उनमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिचुएशंस, पीपल वगैरह पाए जाते हैं। उनके बाद अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें कि लोगों के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के हिसाब से फेडरेशन कितने टाइप का होता है, फेडरलिज्म दो टाइप के एक देश में दो टाइप के फेडरलिज्म्स पाए जा सकते हैं। पहला हो सकता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि फेडरेशन की वैसी व्यवस्था, फेडरलिज्म की वैसी व्यवस्था जहां पर कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने आप से खुद से आकर चाहते हैं कि क्या हो जाए, वो मिल जाएं और मिलकर अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया इंडिपेंडेंट स्टेट का ग्रुप बना लें, तो उसे हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, तो आते हैं और समझना शुरू करते हैं। व्हेन ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट states when a group of independent states forms an alliance willingly to come in federation to come in federation, it is called क्या, coming together coming together फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता क्या है, जिसमें कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट्स आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर विलिंगली सोचते हैं कि क्यों ना हम सब लोग साथ में मिल जाएं और मिलकर एक साथ आकर एक देश बनाएं। तो उसमें विलिंगली होता है, मतलब उनकी खुद की थॉट होती है, जो से एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, ये सब सोचते हैं कि अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो हो सकता है कमजोर हो जाए, हमारी पॉलिटिकल पावर्स क्या पड़ जाए, कम पड़ जाए। तो पॉलिटिकल पावर्स को कम होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किनका यूज करते हैं, तो हमारे कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यूज करते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता क्या है कि कुछ स्टेट पॉलिटिकली वीक हो सकते हैं, कुछ स्टेट पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन वो साथ में आते हैं इसलिए नहीं कि उनको पावर चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो एक अपनी अलग आइडेंटिटी ढूंढना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, और यहाँ पर ये क्यों आ सकते हैं, इनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं आने का। पहला, टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। पहला हो सकता है कि टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, मतलब जिस भी रूप में है उससे भी एक बड़ा रूप बनाने का प्रोग्राम हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मतलब उससे भी बड़े होना है, अभी वो छोटे है उससे ऊपर जाना है। ठीक है, उससे ऊपर जाते जाते जाना है। ठीक है, अब ये बात आ गई। यहाँ के बाद एक और थॉट आती है क्लियरली हमारे दिमाग में कि ये करना क्या चाहते हैं, तो ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये लोग साथ में आकर अपनी क्या कर सकें। एक और टॉपिक आ सकता है, टू increase security
टू इंक्रीज सिक्योरिटी। अब जब कोई ग्रुप के लोग एक साथ रहते हैं तो क्या आपने कभी देखा है कि उनमें से कोई कमजोर पड़ गया या उनमें से कोई ज्यादा स्ट्रांग हो गया? ऐसा तो कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें सबकी सिक्योरिटी बनी रहती है, सबकी सिक्योरिटी बनी रहती है। और ऐसा करके वो लोग अपने आप को सेफ भी रखते हैं ना। छोटे छोटे कंट्रीज से तो अच्छा ही है ना एक बड़े कंट्री के रूप में रहना, बढ़िया माना जाता है। अब आइए अगला आता है तो देखते हैं क्या कहते हैं। अगला होता है टू रिटेन एन टू रिटेन ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। टू रिटेन ए कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक पुरानी एक ग्रुप वाली आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए आते हैं। तो ये क्या हो सकता है? इसको हम लोगों ने नेशनलिज्म वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत ही विस्तार से पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप कलेक्टिव आइडेंटिटी वाले टर्म को पूरा क्लियरली देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिटेन कर दिया जाता है, मतलब ये रिटेन हो जाते हैं और ये आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी बात भी मानी जाती है इस केस के रिगार्डिंग कि ये लोग बेटर होते हैं और अपनी आइडेंटिटी ढूंढ सकते हैं। नेशनलिज्म जैसी थॉट आ सकती है, यानी कि अब वो अकेला है तो एक छोटा सा ग्रुप है, अगर वो ग्रुप में अगर वो एक बहुत ही बड़ा एसोसिएशन का हिस्सा बन जाता है तो उस एसोसिएशन की आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद बारी आती है क्या? टू अचीव सोवेरेनिटी। क्या? टू अचीव सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी मतलब ये लोग सोवरन बनना चाहते हैं, खुद को क्या बनाना चाहते हैं? सोवरन। और सोवरन बना लेंगे तो खुद को आसान हो जाएगा ना, अपने कंट्री के हिसाब से रह सकते हैं, जैसा रहना चाहें वैसा रह सकते हैं। और सोवरन बन जाएंगे तो सबके साथ बराबर ना हो जाएंगे, एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट तो है ही, लेकिन हमारे बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं रहेगा। कब? अगर हम एक क्या बन जाए? सोवरन यूनिट बन जाए तो सॉवरेन यूनिट बनने के बाद तो अच्छा ही है ना, हमारा देश का डेवलपमेंट ही रहेगा, हमेशा इंक्रीज ही होगा। ठीक है, अब इस टाइप के कौन कौन से स्टेट होते हैं या इस टाइप के देश कौन कौन से होते हैं जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? तो इस टाइप के स्टेट में होता है हमारा इस टाइप के स्टेट में कौन कौन से देश आते हैं? तो इस टाइप के स्टेट में आता है अमेरिका। सबको पता है कि अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम देश रहा था और कई सालों तक लड़ाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिला कि अमेरिका के छोटे 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 13 टुकड़े बने। कितने? 13 टुकड़े बने। और उन 13 के 13 स्टेट्स ने क्या किया? अपने आप में साथ मिलकर और क्या बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक फेडरेशन बनाया। क्या बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस फेडरेशन को क्या नाम दिया गया है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी वो स्टेट्स खुद ब खुद साथ में आकर फेडरेशन बनाए हैं, खुद ब खुद साथ में आकर फेडरेशन बनाया है, तो उसको क्या नाम दिया गया है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस थॉट में। तो इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का केस भी लगभग सिमिलर ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा यह जाता है कि ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन का गुलाम कंट्री था, तो कॉलोनी तो थी और उसमें उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही छोटे 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 9 राज्य थे और 9 राज्य खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रखे हुए थे। और उनमें जब उनको इंडिपेंडेंस मिली, क्या मिली? इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उन सभी स्मॉलर स्टेट्स ने एक साथ आने के लिए कोशिश की, आए नहीं, कोशिश की, और काफी झगड़े हुए, फिर उनमें प्रॉब्लम्स भी आई, फिर ब्रिटेन को इंटरफेयर करना पड़ा और ब्रिटेन के इंटरफेरेंस के बाद जाकर वहां पर क्या बना? वो लोग एक मीटिंग में बैठे और बैठकर काउंसिल में डिस्कशन हुआ और डिस्कशन बना के एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट अलायंस में आए। वो भी कैसे? विलिंगली, खुद की इच्छा से आए और आकर एक फेडरेशन बनाए और उस फेडरेशन को ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी फेडरेशन बनाया है, लेकिन कौन सा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी खुद की मर्जी से वहां गया है। कहा गया है? खुद की मर्जी से वहां गया है। तो ये कौन सा फेडरेशन है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में आओगे तो क्लियरली दिखेगा आपको कि इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स थे। अब एक बार इसको क्लियरली समझ लेते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन को आसान से, थोड़ा जल्दी जल्दी। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ में आकर बनने वाला फेडरेशन। ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जब कुछ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आकर, विलिंगली आकर एक अलायंस बनाती है, एक समझौता करती है टू कम इन अ फेडरेशन, ग्रुप में आने के लिए, तो उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। अब ये क्यों क्यों क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आ सकती है? टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, टू रिटेन द कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड टू अचीव द सोवेरेनिटी। तो इतना तो था, इतना तुम्हें तो आपको पता ही है। अब ये हमारा पहला टाइप ऑफ क्या था? फेडरलिज्म। अब आइए दूसरा टाइप ऑफ फेडरलिज्म समझते हैं कि क्या है दूसरा टाइप ऑफ फेडरलिज्म। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर ये विलिंगली आए हैं तो दूसरा वाला कैसा होगा? हाँ, तो दूसरे वाले को ही पढ़ते हैं, चलिए। तो अपना जो नेक्स्ट फेडरेशन है, इस फेडरेशन का नाम बहुत ही यूनिक है और ये थोड़ा अलग भी है, क्योंकि इसका नाम है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ना इसके ऊपर बात कर लेते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वैसा फेडरेशन है जिसको जबरदस्ती पकड़ कर इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है देखिए, इसका डेफिनेशन देखते हैं। फेडरेशन वेयर स्टेट्स आर फोर्स्ड टू कोलैबोरेट, where states are forced to collaborate with each other by a superior force, superior force in order to form an alliance। देखा? A federation where states are forced to collaborate with each other, मतलब एक ऐसा फेडरेशन जहां राज्यों को फोर्स किया जा रहा है कि तुमको एक साथ रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे इलाकों में ना कई बार कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो छटक कर अलग होना चाहते हैं, लेकिन उसको कलेक्ट करके रखना पड़ता है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का नाम देते हैं। जितना अच्छा कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ना, उतना ही मतलब बोल सकते हैं कि कंट्री को ठीक ठाक करने के लिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिपेंडेंस वगैरह की बात करें तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंस उतनी ज्यादा नहीं है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के फीचर्स की बात करें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स तो इसके नहीं है, लेकिन अच्छा माना जाता है, क्योंकि कई बार जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, वो इतने डाइवर्स होते हैं कि वो खुद को अलग ही कर लेते हैं। अब जैसे भारत का ही एग्जाम्पल अगर हम उठाते हैं तो भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पाया जाता है। आप खुद देखो, इतना डाइवर्स है इंडिया, 28-29 राज्य, सब के सब अलग अलग, सबका डिफरेंस अलग अलग है, सभी एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, सबका इंटीग्रेशन अलग है, सबकी थॉट अलग है, सबकी मेंटालिटी अलग है। और उसके बावजूद भी हमारी कंट्री में एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन लगाया गया है, जिसके जरिए हम लोग क्या हो सके, एक साथ मिलकर रह सके। और सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो बेटर रहेगा यार, पूरी कंट्री इंटीग्रेटेड रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके लिए हम लोगों को कई सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे इसमें, तो इसमें होगा कि इट is
supposed to be, it is supposed to be more powerful. अब खुद बताओ, यूनाइटेड रहोगे तो पावर तो आएगी ही ना। एक आइसोलेटेड स्टेट एक यूनाइटेड ग्रुप्स के मुकाबले तो कम ही रहेगा पावर में, लेकिन अगर आप यूनाइटेड में शामिल हो जाते हो तो पावर लेवल और स्ट्रेंथ लेवल क्या होगी, बढ़ेगी, उल्टा कम नहीं होगी, उल्टा इंक्रीज होगी। तो यहां पर भी यही हो रहा है, पावर लेवल और स्ट्रेंथ लेवल क्या हो रही है, बढ़ रही है, ना कि घट रही है। दूसरा, ए सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, इकट्ठा रहने की थॉट आती है इसके अंदर भी। बहुत ही अच्छी बात है, इकट्ठा रहने की थॉट आनी भी चाहिए, तभी तो हमारी कंट्री यूनाइटेड रह पाएगी ना। मतलब कलेक्टिव सेंस उसमें भी था, इसमें भी है। अब तीसरा, फॉर इंटीग्रेशन, ये थोड़ा समझना मुश्किल होगा आप सभी लोगों के लिए। होता क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की एक जबरदस्त खासियत सुनोगे। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जब बनाया जाता है तो उसके अंदर कई सारे छोटे 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 टुकड़े हिस्से होते हैं, और वो हिस्से अपने आप को कुछ इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, कुछ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो जबरदस्ती सबको इकट्ठा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के बीच में ही, अगर इंडिया को जिस वक्त यूनिफाई किया जा रहा है, उस वक्त भारत के कोई दो राज्य, एक या दो राज्य आप क्या कर दो, उसमें से हटा दो, तो पूरा कंट्री इंटीग्रेट हो पाएगा, नहीं ना। अब फॉर एग्जाम्पल बीच के ही कोई दो राज्य उठा लो और उनको हटा दो, उनके बगैर इंटीग्रेशन करना कितना मुश्किल है, देश को यूनिफाई करना कितना मुश्किल है। तो इसीलिए फॉर इंटीग्रेशन पर्पस के लिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ही है जो पूरे पर्पस को संभाल के रख सकता है। अच्छी बात है, संभालना भी चाहिए यार, पूरा पर्पस इसी के वजह से तो चल रहा है। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट सबसे टॉपिक ये है कि अब इसमें कुछ राज्य को क्या फायदा होता है, कुछ राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सम ऑफ द स्टेट्स, सम ऑफ द स्टेट्स आर गिवन more power than others। ये देखो, ये लग रहा होगा कि अब तो हो गया, झगड़ा होगा, कि कुछ राज्यों को दूसरे राज्यों से ज्यादा पावर दी गई होती है। इससे क्या होगा, इससे तो झगड़ा ही बढ़ेगा। अरे नहीं बढ़ेगा झगड़ा, उल्टा झगड़ा सॉर्ट आउट होगा। कुछ राज्य जो अपने आप को दबा कुचला या पिछड़ा मानते हैं, उन राज्यों को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से बहुत फायदा होगा। वो खुद को कलेक्टेड महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि अरे यार यही तो बात हो रही थी, यही तो हमारा पूरा का पूरा थॉट है, इसी पर तो हम डिपेंडेंट थे और इसी थॉट पे तो हमें काम करना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, इसी थॉट पे हमें काम करना है और इसी थॉट के लिए तो ये लोग चल रहे थे। अब बहुत ही बेटर थॉट यहाँ पर आ जाती है। ये हमारा क्या था, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल था। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के कुछ और इलाकों पर बात करें तो हमारे सामने क्लियरली थॉट आती है कि इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। भारत को जब आजाद किया गया तो उस वक्त भारत के 11 राज्य और 600 राजा थे। भारत में 11 ब्रिटिश टेरिटरी और 600 किंगडम्स थी। सोच सकते हो कितना बड़ा था और कितना एक्सपेंडेड था, मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो पूछो ही मत। और उसी लिए भारत में ये सभी राज्य खुद ब खुद शामिल नहीं होना चाहते थे, इनको जबरदस्ती क्या करना पड़ा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की मदद लेनी ही पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? तो हमारे सामने दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अलावा। अब हमारी कंट्री को इकट्ठा जो करना है फॉर इंटीग्रेशन पर्पसेस, मैंने पहले ही बोला है इंटीग्रेशन पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? इस पूरी की पूरी थॉट के लिए। इंटीग्रेशन पर्पस के दम पे तो यहाँ पर काम होने वाला है। ठीक है, अब आइए आगे इसकी एक्सपेंशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब साथ में लाकर रखा जाने वाला फेडरेशन, साथ में आकर नहीं, साथ में लाकर रखा जाने वाला फेडरेशन। ए फेडरेशन वेयर स्टेट आर फोर्स्ड, एक वैसा फेडरेशन जहां राज्यों को
फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती ताकत लगाया जाता है टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर, ताकि वो एक साथ कोलैबोरेट कर सके बाई सुपीरियर फोर्स। अब इसके पीछे कौन होगा? अब ऐसे तो है नहीं कि एक राज्य दूसरे को कहेगा जबरदस्ती तुम हमसे मिलो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसको कौन कंडक्ट कराएगा? तो इसको कंडक्ट कराने के लिए एक सुपीरियर फोर्स रखी गई होती है। सुपीरियर फोर्स मतलब आर्मी नहीं, सुपीरियर फोर्स कोई भी हो सकती है, कोई एक अथॉरिटी हो सकता है, कोई एक राज्य खुद को इतना पावरफुल बना ले कि बाकियों को साथ में लाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपीरियर फोर्स। ऐसा कहाँ कहाँ देखने को मिला है? इटली का यूनिफिकेशन याद है ना? इटली का यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसमें क्लियरली दिखा हुआ था कि सुपीरियर फोर्स द्वारा इसको फोर्स किया गया है। सुपीरियर ताकत ने इन सभी को डराया है, धमकाया है और धमका कर इकट्ठा किया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म एन अलायंस, ताकि वो एक गठबंधन बना सके और राज्य को बेटर बना सके। तो गठबंधन बनाकर ही तो राज्यों को बेटर बनाया जा सकता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात थी। इट इज सपोज टू बी मोर पावरफुल, ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इसमें से ज्यादा पावरफुल स्टेट ये मानी जाएगी। ज्यादा पावरफुल है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पावरफुल रहेगी तो बेटर रहेगा ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे इसको। ए सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, अब लोगों को सोच ऐसी दिलाओ ताकि लोगों को लगे अरे यार हमारे बारे में भी सोचा जा रहा है, हमको भी थॉट दी जा रही है, कलेक्टिवनेस की सोच दिलाओ ताकि लोगों को लगे हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर इंटीग्रेशन, राज्यों को इकट्ठा करने के लिए भी ये थॉट आती है। और उसके बाद सम ऑफ द स्टेट्स आर गिवन मोर पावर देन अदर्स, कुछ राज्यों को दूसरे राज्यों से ज्यादा पावर दी जाती है ताकि वो क्या हो सके, एक ग्रैंड और बहुत ही बड़ा यूनिफिकेशन क्रिएट करा सके। इंडिया उसी में का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अब आइए, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन ही है सीधा सीधा, तो मैं इसको क्वेश्चन ही मार्क कर देता हूं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ए फेडरल कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है एक दो बार एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए आता है, ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता, 3 मार्क्स के लिए आता है। तो ऐसा कहा गया कि भारत में जो हमारा हिस्सा है भारत का, जो वो अलग अलग तरीके से बना हुआ है, इंटीग्रेशन ही हमारा अलग तरीके से हुआ है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके ऊपर हमारे की पूरी कंट्री बेस्ड है, वो एक बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। हम लोगों ने हर इलाके से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उठाई हैं और उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया है। इवन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत को एक बहुत ही यूनिक तरीके से डिफाइन करता है। हर एक देश को कुछ ना कुछ कंट्री का नाम दिया गया होगा, जैसे यूएसए को क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग इलाकों को अलग अलग नाम दिया गया है, रशिया को भी ऐसे ही कन्फेडरेट्स का नाम दिया गया है, चाइना को भी ऐसे ही कन्फेडरेट्स का नाम दिया गया है। लेकिन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ जाता है, कंट्री कंट्री या नेशन नेशन आ जाता है। इंडिया में कहीं इंडिया को कंट्री का नाम ही नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है इंडिया में, क्या कहा गया है इंडिया को? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे कोर लाइन है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसी के वजह से हमारा आधा क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाता है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच क्लियरली सजेस्ट दैट आवर कंट्री हैव अ बेटर सेपरेशन ऑफ पावर इन द टर्म ऑफ स्टेट एंड यूनियन। यानी कि अगर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पे बात हो रही है तो क्लियरली कहा गया है कि भारत यूनियन है किसका, कुछ स्टेट का, जो क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं और पावर की शेयरिंग करते हैं। अब पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पावर शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो एक दो लाइन याद करते चलिएगा यहाँ पर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर गवर्नमेंट की बात की गई है। किसकी? एक तो पहला फीचर ये आ गया कि यूनियन ऑफ स्टेट, और दूसरा there must be 2 tier गवर्नेंस, जिसमें क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि भारत की सरकार कितने स्तर की है, 2 स्तरों की है, जहां पर हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि 2 अलग अलग ग्रुप होंगे पावर के। कौन कौन से? यूनियन ग्रुप और
स्टेट ग्रुप। अब यहाँ पर टायर्स का मतलब टू लेवल या टू टायर्स सिमिलर टर्म है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक बहुत ही यूनिक टर्म हो जाता है, और इसी यूनिकनेस की वजह से हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेट कॉन्सेप्शंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट मानी जाती है। किसके रिगार्डिंग? इन सभी थॉट्स के रिगार्डिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो आप इसको ऐसे जस्टिफाई कर लीजिएगा, कोई ज्यादा बड़ा टर्म नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है।